हेलो एवरीवन। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो मास्टर शेफ देखते हैं? मुझे तो मास्टर शेफ देखना बहुत ही पसंद है। और अगर जो नहीं भी देखते हो, किचन में तो जाते ही होंगे, कभी ना कभी कुछ तो बनाया ही होगा। तो क्या कोई भी रेसिपी अपने इंग्रेडिएंट से बनती है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी भी रेसिपी को बनाने के लिए पहले हमें एक विजन चाहिए, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स तो बाद में हम उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। तो आज हम इसी चीज़ को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अदीबा और आज हम पढ़ रहे हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान का एक विजन है, एक गाइडेंस है, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। आज का लेक्चर सीरीज़ कुछ इस तरीके से होने वाला है कि पहले तो हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का एम देखेंगे, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे और उसके बाद जो है हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे और लास्ट में जाकर हम उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। कमिंग टू द फर्स्ट स्लाइड, पहली बात तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है क्या। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो फंडामेंटल है हमारी गवर्नेंस में। मतलब इसके बिना तो गवर्नेंस को एक डायरेक्शन ही नहीं मिलेगा। बेसिकली ये पार्ट 4 में दिए गए हैं और ये कुछ ऐसे प्रिंसिपल हैं जो कोर्ट में जाके डायरेक्टली तो इन्फोर्सिबल नहीं है, बट एक मॉरल, एक गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट को कि वो किस तरीके के लॉज बनाए और किन किन चीज़ों पे काम करे। तो एक बेसिकली एक विजन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से B.R. अम्बेडकर जी ने बोला है कि इट इज़ अ वेरी नोवेल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ अ नोवेल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये कोट किसने दिया है? ये B.R. अम्बेडकर ने दिया है, ठीक है। उसके बाद जो है ये कौन से पार्ट में है? तो बेसिकली ये पार्ट 4 में आता है, ठीक है। पार्ट 4 में आर्टिकल की रेंज क्या है? आर्टिकल की रेंज है 36 to 31, ठीक है। ये आपका ब्रॉडली आर्टिकल की रेंज है। अभी सारे आर्टिकल्स को हम बाद में डिटेल में देखेंगे, ठीक है। इसका ओरिजिन कहाँ हुआ? बेसिकली आपको पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो डिफरेंट फीचर्स हैं वो अलग अलग कंट्रीज से हमने बोरो कर रखे हैं, उनसे इंस्पिरेशन ले रखी है। तो व्हेन इट कम्स टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये आया है हमारा आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। कहाँ से आया है? हमने इसे आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से ले रखा है। अब आप पूछेंगे मैम, मतलब कोई चीज़ जस्टिसिएबल नहीं है, अनलाइक फंडामेंटल राइट्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल नहीं जस्टिसिएबल है। तो इसका एम क्या है? आपके दिमाग में ये सवाल ज़रूर आता होगा, तो अभी उसको आंसर करते हैं, ठीक है। तो इसका कोर ऑब्जेक्टिव जो है वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करना है, दैट ड्राइव्स टुवर्ड्स सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ठीक है। बेसिकली आपका जो सारे स्पीयर्स हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल स्पीयर्स में एक डेमोक्रेसी लाने का काम करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल। क्या क्या प्रिंसिपल है वो अभी हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। ओके, की फीचर्स क्या है? पहली बात तो है ये वेलफेयर फॉर द पीपल है। वेलफेयर फॉर द पीपल है, इट इज़ नॉट अ पुलिस स्टेट। पुलिस स्टेट ये है कि कोई भी, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पर कोई टिरनी नहीं है, वहाँ पर कोई मोनार्की नहीं है, वहाँ पर जो है कोई एब्सोल्यूट पावर नहीं है और जो है कोई भी चीज़ जो है डंडे के दम पे नहीं हो सकता है, ठीक है। कि आपने लाइक फोर्सफुली लोगों से कुछ करवा दिया। हमें जो गवर्नमेंट है वो लोगों के भले के लिए काम करती है, लोगों के द्वारा इलेक्ट होती है और लोगों के लिए वो काम करती है। तो बेसिकली वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है, नॉट बाय फोर्स, ठीक है। तो जो पुलिस है, एक सेकंड इसको ठीक से लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा है पॉलिसी फॉर्मेशन, एक्ट करता है एज एन एक्टिव एड टू स्टेट प्लानिंग, ठीक है। बहुत सारे लॉज हैं, जैसे आपका वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट आ गया कि हमें भैया लेबर्स को अच्छे से कॉम्पनसेट करना है, उनको एक्सप्लॉइट नहीं करना है, ये चीज़ हो गई। आपका मैटरनिटी बेनिफिट वाला एक्ट हो गया। तो ये सारी चीज़ की इंस्पिरेशन कहाँ से आई? ये सारे एक्ट्स की इंस्पिरेशन आती है हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पे। कोई भी लॉ होता है उसका जो बेसिस होता है, ठीक है, वो हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल से रिलेट कर सकते हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमें हेल्प करते हैं कोई भी एक इफेक्टिव एफिशिएंट पॉलिसी बनाने में, ठीक है। दूसरा एम है जस्टिस।
सोशो इकोनॉमिक जस्टिस है, मतलब कोई भी इंसान जो है वेल्थ को होल्ड करके नहीं रख सकता। कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन चाहे कि सारे रिसोर्सेज को होल्ड कर ले तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास एक इंडिया जो है एक वेलफेयर स्टेट है, और दूसरा जो है क्या कहते हैं, हमें एक सोशो इकोनॉमिक जस्टिस को प्रमोट करना है कि हमें जो है इक्वालिटी लानी है। जो क्लास जो है दबा हुआ है, जो डिप्रेस क्लास है, उसे हमें एट पार लाना है, वो क्लास जिसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक डिसेंट है, ठीक है। और इसका जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल का रोल है, इट इज़ सप्लीमेंट्री है, ठीक है, सप्लीमेंट्री टू फंडामेंटल राइट्स। ना तो फंडामेंटल राइट्स ऊपर है और ना ही जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, एक हार्मोनी, एक बैलेंस लाना है। इसे कहा गया था मिनवेरा मिल्स केस में, इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू इन्फोर्सिएबिलिटी, दे आर नॉन जस्टिसिएबल, नॉट बाय लीगल सैंक्शंस। इससे आप क्या समझते हो, अगर आपका फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, फंडामेंटल राइट्स कितनी है हमारे पास, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। मान लीजिए फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो गया, इसका अगर वायलेशन होता है तो हम कोर्ट जा सकते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं 32 में, हम 226 में हम हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। बट अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल किसी के वायलेट होते हैं तो हम डायरेक्टली कोर्ट नहीं जा सकते। इनकी एक मॉरल वैल्यू है, एक मॉरल स्ट्रेंथ है, बट एक लीगल बैकिंग इन्हें नहीं प्रोवाइड करी गई है। आप समझ लो, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है, एक डायरेक्टर ने एक ये स्क्रिप्ट लिखी थी, बट ये फिल्म जो है बन नहीं पाई, ठीक है। तो बेसिकली डायरेक्टर ने एक स्क्रिप्ट बना दी है, ठीक है, कि अगर स्टेट के पास कभी ये रिसोर्सेज हों कि वो इस स्क्रिप्ट को, इस पिक्चर को बना सके तो बना ले, बट अगर रिसोर्सेज नहीं है तो देयर इज नो प्रॉब्लम, स्टेट शुड ऑलवेज ट्राई, ठीक है, कोई उसको पीनलाइज नहीं कर सकता। हाँ, उसके बाद जो है कोड ऑफ कंडक्ट जो है बेसिकली लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी को ये कोड ऑफ कंडक्ट बताता है, हमारा कोर्ट किस तरीके से एक्ट करेगा, लेजिस्लेचर को किस तरह से लॉज बनाने चाहिए और एग्जीक्यूटिव को किस तरह से अप्लाई करना चाहिए, ये सब हमें पता चलता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से, ठीक है। नाउ कमिंग टू द क्लासिफिकेशन, तो हमारे पास ब्रॉडली वी हैव 3 क्लासिफिकेशंस, ठीक है। तो पहला है सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, दूसरा है गांधीयन प्रिंसिपल्स और तीसरा है लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। तो हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं। व्हेन इट कम्स टू सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स क्या आता है, इरेडिकेटिंग इनइक्वालिटी, हमें इनइक्वालिटी यानी असमानता को हटाना है, इसके गरीबी हटाओ, ठीक है। आई मीन कितने सारे कैंपेन्स हैं हम लोग पॉवर्टी एलिमिनेट कराने के लिए चलाते हैं, तो वो सब किस में आता है, वो जो है सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स में आता है। हमें लिविंग वेजेस देनी है, हमें जो लेबर्स हैं उनको इतनी कम वेजेस नहीं देनी है कि वो सर्वाइव ही ना कर पाए, हमें इतना देना है कि वो उसमें सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल का पार्ट है। और दूसरा, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होने चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला कि सारी की सारी वेल्थ जो है हम एक आदमी होल्ड करके नहीं रख सकता, हमें जो स्टेट के, जो कंट्री के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसे हमें लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो ब्रॉडली बोलता है। उसके बाद जो है गांधीयन प्रिंसिपल्स, आई मीन आपको पता होगा महात्मा गांधी की बहुत सारी फिलॉसफीज़ हैं जिसने हमारे इंडिपेंडेंस मूवमेंट को और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इंस्पायर करा। तो कुछ ऐसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जो इंस्पायर्ड है हमारे फादर ऑफ नेशन की फ़िलॉसफी से। तो वो क्या क्या है, विलेज ऑटोनॉमी जो है, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज में बिलीव करते थे कि अगर छोटा सा कोई गांव है तो वो ऑटोनॉमस होना चाहिए, वो सेल्फ रनिंग होना चाहिए, वो कोई ऐसा नहीं है कि उसको कोई एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो है चलाएगी। तभी वी हैव ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, क्यों? क्योंकि वो सेल्फ रनिंग टाइप का है, वो ऑटोनॉमस है। इसी में गांधी जी बिलीव करते थे। तो विलेज ऑटोनॉमी में और डिसेंट्रलाइजेशन में बिलीव करते थे, ठीक है। दूसरा है कॉटेज इंडस्ट्रीज़। जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं, जो आपके विलेज बेस और जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, इसको बहुत ज़्यादा गांधी जी ने प्रमोट करा था। तो ये भी एक पार्ट है। उसके बाद हमें वीकर सेक्शन, आपको पता होगा कि गांधी जी जो है बहुत ज़्यादा जो है वीकर सेक्शन या डिप्रेस्ड क्लास को, डिप्रेस्ड
ठीक है, डिप्रेस क्लास को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, तो वीक सेक्शन को जो है अपलिफ्ट करना होता है, ये भी गांधीयन प्रिंसिपल में। दूसरा आता है प्रोहिबिशन, तो बेसिकली लिकर को प्रोहिबिट कराया गया है, क्योंकि जैसे आप गुजरात में भी जानते हो, गांधी जी वॉज बॉर्न इन गुजरात, तो गुजरात इज़ अ ड्राई स्टेट, गांधी जी वॉज नॉट इन फेवर ऑफ अल्कोहल, तो ये भी है हमारा। ठीक है, उसके बाद लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स में क्या आता है आपका, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी जो जितने भी सिविल कोड हैं वो उसका एक यूनिफॉर्म कोड बनेगा। ठीक है, एज ऑफ नाउ ये बहुत ही ज़्यादा एक डिबेटेबल टॉपिक है। ठीक है, क्या कहते हैं, जितने भी हमारी पर्सनल चीज़ें हैं, जैसे हमारे प्रॉपर्टी के राइट्स हो गए, मैरिज के राइट्स हो गए, ये सारे अभी भी जो है पर्सनल उससे कोड से गवर्न होते हैं। बट आर्टिकल 44 में बोला गया है कि वी नीड टू हैव अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। अच्छा, अब आपको ना कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना है कि इंडिया में कौन सी ऐसी स्टेट है जहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड एप्लीकेबल है। ठीक है, इसको मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि कौन सी ऐसी स्टेट है जहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड एप्लीकेबल है। दूसरा है इन्वायरमेंटल, हो गया कि हमें इन्वायरमेंट को अच्छा करना है। इन्वायरमेंट क्या है, हमारी कंट्री के लिए एक रिसोर्स है, एक एसेट है, हमें उसको एक्सप्लॉइट नहीं करना है, हमें नेचर को एक्सप्लॉइट नहीं करना है। क्यों? इससे क्या होगा, ये मैनकाइंड के लिए ही एक प्रॉब्लम बन जाएगा। इसलिए जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं इन्हें सस्टेनेबल तरीके से यूज़ करना है, हमें एक इंटरजनरेशनल इक्विटी मेंटेन करनी है कि आने वाली जनरेशन भी है ना, वो भी इन रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ कर सके। ये नहीं कि हम ही ने सारा ख़त्म कर दिया, हम ही ने सारा ख़राब कर दिया, इस तरीके का हमें नहीं करना है। ठीक है, तो ये आता है आपका लिबरल इंटेलेक्चुअल उसमें। उसके बाद जो है आप कुछ आर्टिकल्स देख लेते हैं रिलेटेड टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ठीक है, तो आर्टिकल 38 जो है प्रमोट करता है सोशल ऑर्डर, हो गया, और इराडिकेट करता है इनइक्वालिटीज़। ठीक है, 39A में जो होता है फ्री लीगल एड आता है। फ्री लीगल एड जो है आपका हुसैनरा खातून केस है, इसको आप देखिएगा, हुसैनरा खातून केस, इसमें आया था कि हम फ्री लीगल एड देंगे। आपने राइट तो दे दी किसी को, आदमी जो है कोर्ट जा नहीं पा रहा है, उसके पास जो है वो रिसोर्सेज ही नहीं है, इसलिए स्टेट को, ताकि लोग अपनी राइट्स को इम्प्लीमेंट भी करवा सके, इसलिए जो है स्टेट फ्री लीगल रिसोर्सेज देती है, ताकि हम लोग जो है क्या कहते हैं अपनी राइट्स को इम्प्लीमेंट करा सके। 39 जो होता है उसमें आपका एडिक्वेट लाइवलीहुड आता है, यानी हम आपको सबको डिसेंट लिविंग प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आता है इक्विटेबल मटेरियल रिसोर्सेज, जो मटेरियल रिसोर्सेज हैं उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ऐसे नहीं होना चाहिए कि जो है सिर्फ स्टेट कंट्रोल कर रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सिर्फ प्राइवेट कर रहा है, क्योंकि इंडिया में जो है मिक्स्ड इकोनॉमी चलता है। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर साथ में मिलकर को एग्जिस्ट करता है। ठीक है, उसके बाद नो वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन, तो मैंने आपको कितनी बार बता ही दिया। उसके बाद इक्वल पे होनी चाहिए, जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, कि किसी आदमी को कम मिल रहा है, किसी औरत को ज़्यादा मिल रहा है, उस बेसिस पे हम पे में गैप नहीं कर सकते हैं, ये अगेंस्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल के। उसके बाद जो वर्कर्स हैं, फैक्ट्री वर्कर्स हैं, उनकी हेल्थ को प्रमोट करना, उन्हें हेल्दी करना। ठीक है, और दूसरा है चाइल्डहुड, चाइल्ड का, बच्चों का कैसे हम डेवलपमेंट करेंगे। कमिंग टू another set of rights, they are related to labor and livelihood। उसके बाद जो है सबसे पहला है राइट टू वर्क। राइट टू वर्क का कोई एक बहुत ही स्कीम फेमस है मनरेगा, कि हमें सबको काम भी प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो वी हैव जो इससे इंस्पायर्ड स्कीम है जो 2005 में आई गेस मनरेगा आई थी, कि हमें लोगों को अपॉर्चुनिटी देनी है कि वो काम कर सकें। ठीक है, तो बेसिकली उनके पास हक है कि वो उनको राइट टू वर्क मिला है। उसके बाद एजुकेशन हो गया, दिस हो गया। उसके बाद ह्यूमेन वर्क कंडीशंस एंड मैटरनिटी लीव, जो फैक्ट्री में, जो हर जगह, हर सेक्टर में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, हमें उनके लिए ह्यूमेन कंडीशंस रखनी चाहिए, ऐसी कंडीशंस रखनी चाहिए जिसमें वो फ्लरिश कर सके। ऐसा ना मियर एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं होनी चाहिए कि वो काम कर रहे हैं। ठीक है, एक ह्यूमेन कंडीशन होनी चाहिए जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए पॉसिबल हो उस कंडीशन में काम करना। ठीक है, उसके बाद 43 जो है लिविंग वेजेस हो गया, जो आपको पता है। 43 जो होता है वर्कर का पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, यानी आपका इसमें सारे ट्रेड यूनियंस वगैरह आ गए कि जो वर्कर्स हैं, फैक्ट्री वर्कर्स हैं, उनका मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन होना चाहिए, उनकी भी से होनी चाहिए। ठीक है, कलेक्टिव बार्गेनिंग का अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हो कि
लेबर्स के पास इतने पोजीशन होनी चाहिए कि वो जो है जो मैनेजमेंट है उससे नेगोशिएट कर सके। जब उनका मैनेजमेंट में कुछ रोल होगा, एक पोजीशन होगी, तभी तो वो नेगोशिएट कर पाएंगे। तो बेसिकली हमें वर्कर पार्टिसिपेशन एंड मैनेजमेंट करना है। उसके बाद पब्लिक हेल्थ हो गया। पब्लिक हेल्थ में जो होता है आपका न्यूट्रिशन लेवल्स रेज करने। आपको पता होगा इंडिया में मोस्ट ऑफ द वुमेन दे आर एनेमिक, ठीक है, वो एनेमिक है और जो है B12 की कमी है, न्यूट्रिशन की कमी है, मैल नरिश बच्चे हमारे यहाँ इतने होते हैं। तो गवर्नमेंट को क्या चाहिए है कि उसको रेज करे। दैट इज़ वाई वी हैव पोषण अभियान। क्यों होता है, मिड डे मील क्यों होता है, ये सब इन्हीं सब डायरेक्टिव प्रिंसिपल से ही इंस्पायर्ड है, क्योंकि गवर्नमेंट को न्यूट्रिशन लेवल्स रेस करने। कोई एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग होगा वही तो कंट्री के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कर पाएगा। आप मान लीजिए कोई सिक है, कोई मैल नरिश है, तो वो क्या वो कंट्री के बेनिफिट के लिए कंट्री को अपलिफ्ट कर पाएगा? नहीं ना। तो उसी लिए गवर्नमेंट जो है न्यूट्रिशन लेवल्स को रेस करती है, ठीक है। उसके बाद जो है गांधीयन फ्रेमवर्क, ठीक है। आर्टिकल 40, ये आर्टिकल्स आप सारे ध्यान रखोगे। आर्टिकल 40 में जो होता है विलेज पंचायत जो होता है, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ये लोकल लेवल पे ऑर्गेनाइज करते हैं, बिकॉज गांधी जी यूज्ड टू बिलीव इन ग्राम स्वराज, ठीक है। उसके बाद 46 हो गया, अपलिफ्ट करना है हमें एससीज एसटीज और वीकर सेक्शंस को। वी हैव प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, ठीक है। किस लिए? ताकि जो हम लोग शेड्यूल कास्ट जो हमेशा से एक प्रताड़ित रहे हैं, उस समाज की हमें हेल्प करनी है, उनको भी हमें अपलिफ्ट करना है। ऐसी पॉलिसीज़ लानी है जिससे वो इकोनॉमिकली और सोशली जो है उसको उन्हें एजुकेट कर सके। लाइक इफ़ यू लुक एट इट, वी हैव PM अजय स्टार्टेड बाय PM मोदी। किस लिए? कि हम लोग बेसिकली शेड्यूल कास्ट को जो है, जो मेन स्ट्रीम बिजनेसेस में नहीं है, हमें उन्हें क्या करना है, छोटे छोटे बिजनेसेस बना के देने। अगर आप इस स्कीम को ध्यान से पढ़ो तो ये सब इसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल से इंस्पायर्ड है। दैट इज़ आर्टिकल 46। और ये 43B हम लोग पढ़ चुके। प्रमोट करता है 43B जो होता है, प्रमोट करता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला है बाय 43B, ठीक है। उसके बाद हेल्थ हो गया। जैसे मैंने आपको बताया कि गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं, प्रोहिबिट करता है कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, ठीक है। गुजरात और हर जगह गुजरात इज़ कंसिडर्ड अ ड्राई स्टेट, ठीक है, क्योंकि ड्रिंक्स और इंटॉक्सिकेंट्स हो गए, ये सब प्रोहिबिट है। 48 जो होता है, स्लॉटर ऑफ काउज होता है, काव्स होता है, मिल्क कैटल्स होता है। यू नो इंडिया में कितना काउ इज़ कंसिडर्ड टू बी होली, तो हमें उसको स्लॉटर नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 48 में, ठीक है। कमिंग टू दिस, उसके बाद होता है 44 जो है आर्टिकल आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड स्टैब्लिश करता है, पर्सनल कोड की बात करता है, पर्सनल लॉस के बारे में बात करता है, जिसमें प्रॉपर्टी आ गया, जिसमें इनहेरिटेंस आ गया, ठीक है। तो हमें बेसिकली यूनिफॉर्म कोड करना है। ये नहीं हिंदूज़ पे अलग लॉज अप्लाई हो रहे, मुस्लिम्स पे अलग होने रहे, एक हमें यूनिफॉर्म सा लॉ लाना है। उसके बाद 50 जो होता है सेपरेट करता है जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। आपको पता है सेपरेशन ऑफ पावर तो आपने पढ़ा होगा कि जो गवर्नमेंट होती है उसके 3 अलग अलग स्टेट के अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें लेजिस्लेटिव होता है, जुडिशरी होता है और उसमें होता है क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिव। तो जो जुडिशरी है उसको इंडिपेंडेंट रखना है। जब जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहेगा तभी तो बाकी ऑर्गन्स पे चेक कर सकेगा। इसलिए आर्टिकल 50 एम करता है, कहता है कि गवर्नमेंट को जुडिशरी को हमेशा एग्जीक्यूटिव से अलग रखना चाहिए। 45 जो होता है प्रोवाइड करता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन अंडर 6, ठीक है। जो छोटे बच्चे होंगे उनको हमको चाइल्डहुड में केयर करना है, उनको 6 साल से कम बच्चों के लिए प्रोविज़न दे रखा है 45 में, ठीक है। 45 में दे रखा है कि हमें बच्चों को टेक केयर करना है। दैट इज़ वाई वी हैव स्कीम्स लाइक पोषण हो गया, मिड डे मील हो गया। उसके बाद जो है 48 जो है एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री हो गया। एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री से आप समझे पोल्ट्री जो हो गया, एनिमल्स को जो है हमें अच्छे से ट्रीट भी करना है, उनका सही यूज़ भी करना है। उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री जो है, जैसे पशुपालन होता है जिसे कहते हैं हम, उसको हमको साइंटिफिकली अप्लाई करना है, ठीक है। दैट इज़ गिवन इन 48 इट टॉक्स अबाउट एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, जो मैंने आपसे कहा था
कि जो है इन्वायरमेंट को हमें प्रमोट करना है, सस्टेनेबल तरीके से जो है वो करना है। किस तरीके से? एक सेकेंड, सॉरी, ठीक है, सस्टेनेबल तरीके से, सस्टेनेबल, हमें जो है इन्वायरमेंट को सस्टेनेबल तरीके से यूज़ करना। उसके बाद प्रोटेक्ट करता है जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है। मतलब आपने कितनी बार आप हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स पे आपने विजिट करा होगा और देखा होगा, आई मीन कपल्स वगैरह कितना वहाँ पर वो ड्राइंग्स बना के चले जाते हैं, ठीक है। तो हमें वो काम नहीं करना है, वो हमारे कल्चरल हेरिटेज का पार्ट है, हमें उससे डैमेज नहीं करना है, ठीक है। कमिंग टू आर्टिकल 51, आर्टिकल 51 जो होता है स्टैब्लिश करता है इंटरनेशनल पीस एंड ऑनर ट्रीटीज़। जो भी इंडिया ट्रीटीज साइन करेगी, इंडिया कोई भी ट्रीटी अगर साइन करती है, मान लो पेरिस अग्रीमेंट हो गया, क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, ठीक है, इंडिया जो भी इंटरनेशनल ट्रीटीज साइन करती है हमें उसे ऑनर करना होगा, ठीक है। और ये किस में दे रखा है? ये दे रखा है आपका आर्टिकल 51 में, ठीक है। ठीक है, अब जो है कुछ मेजर अमेंडमेंट्स देख लेते हैं जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में हुए हैं। तो आर्टिकल 47 जो 42nd अमेंडमेंट जो 1976 है, इसने क्या क्या अमेंड करा है? इसने 39 ऐड करा है, ठीक है। उसके बाद 39A जो है, जो फ्री लीगल एड है, वो भी हुआ है। 43A वर्कर पार्टिसिपेशन ये हुआ है। 48A इन्वायरमेंट हुआ है। उसके बाद जो है 44th अमेंडमेंट 1978 ने ऐड करा है आर्टिकल 39 जो कहता है मिनिमाइज करो इनकम इनइक्वालिटी को। तो ये ऐड हुआ है हमारा 1978 से। 2000 का जो अमेंडमेंट है 86th अमेंडमेंट, उसने क्या करा था, आपको राइट टू एजुकेशन दिया था। तो पहले राइट टू एजुकेशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का पार्ट था, ठीक है, 6 से लेकर 14 ईयर्स तक के गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब क्या कर दिया, उसको फंडामेंटल राइट्स में कर दिया गया, ठीक है। राइट टू एजुकेशन को डीपीएसपी से हटाकर, क्योंकि स्टेट के पास इतने रिसोर्सेज थे कि डीपीएसपी से हटा के उसे फंडामेंटल राइट्स में कर दिया गया, ठीक है। तो जो है तो आर्टिकल 45 को चेंज करा गया और इसमें ये बोल दिया गया कि जो 6 साल से छोटे बच्चे हैं उन्हें हम अर्ली चाइल्डहुड केयर देंगे। तो ये आपका 86th अमेंडमेंट से चेंज हुआ था आर्टिकल 45, ठीक है। 97th अमेंडमेंट से 43B हुआ था कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये जो है इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था 97th अमेंडमेंट से और इन द ईयर 2011, ठीक है। नाउ कमिंग टू द इम्पोर्टेंट केस लॉस, द फर्स्ट वन बीइंग चंपकन दुराई राजन। चंपकन दुराई राजन में ये बोला गया था कि जो डीपीएसपी है ना, ये जो है ये फंडामेंटल राइट से इन्फीरियर है, ठीक है। इनकी बस एक मॉरल बैकिंग है, अगर दोनों में क्लैश होता है तो हम फंडामेंटल राइट्स को प्रेफर करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है गोलकनाथ हो गया। गोलकनाथ में जो होता है फंडामेंटल राइट्स जो होता है, ये बोला गया था कि फंडामेंटल राइट्स इम्यूटेबल है, चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। कैन नॉट बी अमेंडेड टू इम्प्लीमेंट डीपीएसपी, ठीक है। मान लो किसी का डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के लिए अगर किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो इसने बोला था कि नहीं, डीपीएसपी की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, फंडामेंटल राइट्स को इम्यूटेबल रहने दो, ठीक है। कमिंग टू केशवानंद भारती केस, इसमें जो है आर्टिकल इसमें जो है बैलेंस डिक्लेयर हुआ था, वो 31C का जो है इसको नल एंड वॉइड नहीं डिक्लेयर करा गया था, इसका बेसिकली स्पीयर रिड्यूस करा गया था, रिड्यूस्ड द स्कोप, ठीक है। 31C का बेसिकली स्कोप रिड्यूस कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद जो है गोलकनाथ तो हो गया, फिर देन कम्स उन्नी कृष्ण केस, उसमें जो है हार्मनी बताई गई थी, ठीक है। उसके बाद जो है डीपीएसपीस को कुछ क्रिटिसिज्म भी मिलता है, तो देख लेते हैं क्या क्रिटिसिज्म है। ऑल्दो आई थिंक इट इज़ अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक डायरेक्टर एक स्क्रिप्ट लिख के गया था, बिकॉज रिसोर्सेज नहीं थे तो ये पिक्चर बन नहीं पाई, ठीक है। बट ये स्क्रिप्ट बड़ी अच्छी है,
क्योंकि इसको हम पॉलिसी वगैरह में बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं, ठीक है। तो क्रिटिसिज्म क्या मिलता है कि नॉन जस्टिसिएबल है, जब कोर्ट ही में इम्प्लीमेंट ही नहीं हम कर पा रहे तो इसका यूज़ क्या है। बट मैं आपको इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट देती हूँ कि ये बेसिकली गाइड करता है, कल को हमारे स्टेट के पास एडिक्वेट रिसोर्सेज होंगे तो स्टेट जो है इम्प्लीमेंट करेगा, और ऐसा होता भी आया है, ठीक है, कि स्टेट ने ग्रेजुअली इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी है, ठीक है। उसके बाद इलॉजिकल अरेंजमेंट है, विच ऑल्सो आई डू नॉट अग्री, क्योंकि अभी तो हमने देखा कि 3 क्लासिफिकेशंस है, ऑल्दो ऊपर नीचे दे रखे हैं, बट देयर इज क्लासिफिकेशन, अरेंजमेंट थोड़ा सा इलॉजिकल है, ठीक है। उसके बाद जो है कॉन्फ्लिक्टिंग इन नेचर है। कॉन्फ्लिक्टिंग इन नेचर कई बार हम देखते हैं कि DPSPs और फंडामेंटल राइट्स का क्लैश हो जाता है, कुछ DPSPs का आपस में भी क्लैश है, तो दैट इज़ वाई दे आर कंसिडर्ड कॉन्फ्लिक्टिंग इन नेचर। उसके बाद प्रोन है टू वीकनेस, ठीक है, बहुत ही ब्रॉड दे रखा है, जो एम है वो इतना ज़्यादा ब्रॉड है, उसमें इतनी सारी चीज़ें, कोई टारगेटेड चीज़ नहीं दे रखी है, ठीक है, इसलिए इसको वेग भी देते हैं, बहुत ही ज़्यादा एस्पिरेशनल जैसा है, ठीक है, एक एगैलिटेरियन सोसाइटी की को एम करता है, ठीक है। कंसिडर्ड ऑर्थोडॉक्स बाय क्रिटिक्स, कुछ लोग इसे ओल्ड फैशन और रिडंडेंट भी बोलते हैं, बट कंक्लूजन यही कहता है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं वो हमें फैसिलिटेट करते हैं स्मूथ गवर्नेंस में, ठीक है, गवर्नमेंट अच्छे से रन करती रहे, अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ बनती रहे लोगों के वेलफेयर के लिए, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल इसमें हमें हेल्प करता है। उसके बाद ये भी हमें करता है कि ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ है कोर गोल्स गवर्नमेंट के बताता है। कोर गोल क्या है? दैट इज़ वेलफेयर स्टेट, ठीक है, वी आर नॉट अ पुलिस स्टेट, वी आर अ वेलफेयर स्टेट। तो ये सारी चीज़ें हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के यूजेज होते हैं। दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द लेक्चर। आई होप आई हैव मेड दिस कॉन्सेप्ट वेरी क्लियर टू यू। इन केस ऑफ एनी डाउट्स आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।